नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 रात 11 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के पास स्थित भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में पूजन अर्चन किया और यहां स्थित जनकेश्वर महादेव शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि परशुराम केवल ब्राह्मणों के देवता ही नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के अवतार थे और जगत कल्याण के लिए पृथ्वी पर उन्होंने अवतार लिया था। मुख्यमंत्री का कहना था कि जल्द ही ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। जानापाव के विकास के लिए सरकार 10.5 करोड़ रुपए की राशि जल्द ही उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही यहाँ रोपवे का प्रावधान किया जाएगा ताकि श्रद्धालु आसानी से मंदिर स्थल तक पहुंच पाएं। मंदिरों में पुजारी जिनके पास जमीन थी 3,000 उनको मिलता था, मानदेय को बढ़ा के 5,000 करने का काम किया। एक और क्रांतिकारी फैसला ने किया कि बच्चों को जो भिलाई के कुम्हारी में भक्त माता कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने वाले की सदस्यता भी चली जाएगी और बंगला भी खाली कराया जाता है। बीजेपी के प्रजातंत्र में सवाल पूछना ही पाप है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक में भाजपा की 40% वाली सरकार अब जाने वाली है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल गातापुर के आदर्श सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल हुए और 16 जोड़ों को आशीर्वाद दिया। साथ ही सीएम ने 57 लाख के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जो भी अडानी खिलाफ बोलेगा उसकी सदस्यता भी जाएगी, उसके बंगले भी खाली कराए जाएंगे। तो आज प्रजातंत्र में सवाल पूछना मना है। छत्तीसगढ़ के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में 3 दिनी माता कौशल्या महोत्सव की आज शुरुआत हुई है। शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों होना था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते मुख्यमंत्री यहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने माता कौशल्या महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद रहे। मंच कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री ने मानस मंडलियों को सम्मानित किया। वहीं माता कौशल्या अलंकरण पुरस्कार दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। महोत्सव के शुभारंभ के बाद दोनों ही मंत्रियों ने मानस मंडली के साथ रामायण पाठ भी किया। इस आयोजन के माध्यम से इसको एक नए हाइट मिलेगा। देश और दुनिया में लोग कौशल्या धाम को जानेंगे, चंद्रखुरी धाम को जानेंगे। जो महोत्सव शुरू हुआ है ये 3 दिन तक चलेगा। बड़ा भव्य कार्यक्रम, क्योंकि पानी अभी थोड़ा गिर गया, लेकिन ये भी बोलते हैं कि जो जिस कार्यक्रम में अगर पानी गिरे तो बड़ा शुभ माना जाता है। तो ये शुभ अच्छा है। ये अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति तिहार के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन प्रदेश के किसान अपने खेतों में धरती माता की पूजा करते हैं, उनसे अच्छी उपज की कामना करते हैं और फिर अनुमति लेकर खेतों में बुआई की शुरुआत की जाती है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि IGKV में आयोजित दूसरे अक्ति तिहार में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने खेत में माटी पूजा की, धान के बीज बोए और फिर खुद ट्रैक्टर चलाते हुए जुताई भी की, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अक्ति का तिहार है और आज से किसान विशेष दिन होता है। आज किसान भूमि की पूजा करते हैं, खेतों में बीजों की बुआई करते हैं और उसी परंपरा, उसी तिहार को मना रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देखिए ये ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ये प्रांगण है और यहाँ पे पहुँच करके उन्होंने अभी पूजा की, माटी की पूजा की और उसके बाद इस खेत में धान के बीज को बोया और फिर चूंकि वो किसान परिवार से आते हैं, ट्रैक्टर बड़ी कुशलता के साथ चलाते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप तस्वीर में देखिए इस छत्तीसगढ़ की परंपरा तिहार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाते हुए। छत्तीसगढ़ के लोक परंपरा में ये बेहद ही खास पर्व होता है, चूँकि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है और किसानों के लिए ये एक बेहद खास दिन होता है। सीएम साहब, आपने अभी पूजा की, क्या संदेश दे रहे हैं? ये है कि नए फसल की तैयारी इस साल किसानों ने शुरू कर दी है और आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है और माटी की पूजा अर्चना करके, ठाकुर देव पूजा अर्चना करके यही प्रार्थना कि आने वाले फसल हमारी अच्छी हो। वो किसान है तो ऐसी बन पाएंगे कभी, आपको लगता है? संभव ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं किसान, तो किसान ही तो ऐसी बन कैसे सकते हैं।
तो ये सीएम साहब हैं और इन्होंने अभी वो परंपरा निभाई और जो अक्ति त्योहार है उसे संपन्न किया और कह रहे हैं कि चूंकि वो खुद किसान है, किसान से जुड़े रहे हैं, इसलिए वो बहुत सहज भाव से करते हैं। इसी लेकर के कभी कभी विपक्ष जो करता है, विपक्ष जो कुछ दूसरे टॉपिक पे जाने की कोशिश करता है, कभी वो सफल नहीं होंगे, कभी कभी किसान वो थे ही नहीं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। इधर लंबे समय से अच्छे व्यापार की उम्मीद कर रहे सराफा कारोबारियों के अक्षय तृतीया बड़ा अवसर बनकर सामने आया। सोने चांदी के दाम ऊंचे होने के बावजूद पूरे छत्तीसगढ़ में 600 करोड़ रुपए के व्यापार होने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने और चांदी में लोगों को अच्छा रिटर्न भी मिलता है। पिछले साल अक्षय तृतीया के दिन सोने का दाम लगभग 52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था और इस साल ये लगभग 61,000 रुपए हो चुका है। मतलब एक साल में सोने के दाम में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है। उधर स्थानीय लोगों के मुताबिक अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है और इसीलिए अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी लोग खरीदते हैं। हर गृहिणी हर अक्षय तृतीया में हर अपने ओकेशन में सोना जरूर ले, ताकि उनकी पैसे की भी वृद्धि हो और सोना खरीदना भी अपने आप में शुभ होता है। अक्षय तृतीया व्यापार की भी बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छा व्यापार हुआ है। तो रेट कैसा, क्या मतलब रिटर्न देखा जाए तो क्या कहेंगे सोने को लेकर? रिटर्न जो सोने का देखे, चाहे सोना आप 60,000 में भी लो, चाहे 61,000 में लो, भविष्य में सोने का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आज ईद उल फितर है। कल शाम ईद का चांद दिखने के बाद आज सुबह देश और प्रदेश की सभी मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने देश में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। ईद के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने विशेष नमाज के बाद गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। रायपुर, भिलाई, पेंड्रा से लेकर राजनांदगांव और राजिम तक ईद की खुशियां नजर आईं। ईद की नमाज पढ़ने के लिए सुबह ईदगाह और मस्जिदों में नमाजियों का हुजूम उमड़ा। छोटे बच्चों को ईदी के तौर पर तोहफे भी मिले। रमजान के एक माह बाद आज पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। राजधानी रायपुर में सुबह से ही इसकी धूम रही। लोग नमाज मैदान में बड़ी संख्या में जुटे और एक साथ उन्होंने नमाज अदा की। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईदगाह भाटा मैदान पहुंचे। यहां पर सुबह करीब 15,000 लोगों ने एक साथ आज नमाज अदा की है। मुख्यमंत्री ने नमाजियों को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ने यहाँ पहुंचे थे। सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें भी ईद मुबारक दोस्त कहकर हाथ मिलाया। सीएम को अपने बीच पाकर नमाजी भी काफी खुश नजर आए। ईद की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज जो रोजगार हैं, कल ईद का चांद दिखा और आज ईद मनाया जा रहा है सबके घर में। शीर कोरमा, सेवइयाँ सब बना है और ये मौका है खुशियाँ बांटने का और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सभी को बधाई, शुभकामनाएं, मुबारक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का जन्मदिन आज कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक में मनाया गया। उनके जन्मोत्सव पर कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक में सुबह से ही खुशी का माहौल था। उमा भारती सुबह अमरकंटक पहुंची, जहां मां नर्मदा की विशेष पूजा अर्चना के बाद माई की बगिया में उन्होंने पौधारोपण किया। उसके बाद कल्याण सेवा आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस भंडारे के बाद उमा भारती पुष्कर सरोवर नर्मदा तट पर विशाल वृक्षारोपण और मां नर्मदा के तट पर 1001 दीप प्रज्वलन कर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। चलिए बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। हाल ही में आगामी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को जीत का मंत्र दिया गया था और बूथ मजबूत करने के निर्देश भी थे। निर्देशों का छत्तीसगढ़ में बीजेपी पालन करने में लगी हुई है। बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत जगह जगह पर बैठकें ले रही है। बीजेपी ने बलरामपुर में विधानसभा स्तरीय बैठक की, जिसमें रायगढ़ सांसद डोमदीप साय ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं कोंडागांव में भी बीजेपी की विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, जहां बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे, पूर्व मंत्री लता उसेंडी, संजय पांडे और बृजमोहन देवांगन शामिल हुए। माननीय मोदी जी के और प्रचार प्रसार को लेकर के जितने भी काम हमने किए हैं उसको नीचे जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई। और आगामी आने वाले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा में कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, उसकी तैयारी के लिए बैठे थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों को 15 मई से 15 जून तक क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान कोई भी सांसद एक दिन के लिए भी घर में नहीं बैठेगा। साथ ही हर घंटे की लाइव लोकेशन नमो ऐप पर अपलोड भी करनी होगी। यदि किसी सांसद को अति जरूरी कार्य या फिर पारिवारिक कारणों की वजह से क्षेत्र से बाहर जाना हो तो उसे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इजाजत लेनी होगी। पीएमओ भी इसकी सतत निगरानी करेगा और इसे लेकर अब कांग्रेस कह रही है कि लोकसभा चुनाव में संभावित हार को देखते हुए बीजेपी ये कर रही है, मगर जनता सब जान चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से प्रधान सेवक की भूमिका निभाते हैं वैसी अपेक्षा उन्होंने अपने सभी सांसदों से की है। 15 मई से लेकर के 15 जून तक पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी जो कार्यक्रम दिया है, 9 साल के जो उत्सव हैं उस कार्यक्रम है उसमें जनता के बीच में जाकर के हम सेवा करें। विकास यात्रा में जो भद पिटी है सांसदों विधायकों की वो प्रधानमंत्री जी तक को खबर है। 2024 उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा, तो उन्होंने सांसदों को इस तरह के निर्णय दिए हैं। अब जिन सांसदों को 3 स्टार 5 स्टार संस्कृति का स्वाद लग गया है, अब वो मई जून की गर्मी में एक खाक उन कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने में भले ही समय हो, मगर सरकार बनाने को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। मंत्री रविंद्र चौबे ने फिर सरकार बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि अभी 71 की सरकार है, आगे 75 की सरकार बनेगी। बुलडोजर और सांप्रदायिकता की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। वहीं भाजपा किसी गलतफहमी में न रहे, इस पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और कहा कि चौबे जी खुद लड़ेंगे या उनके लड़के लड़ेंगे। रविंद्र चौबे पहले स्वयं के बारे में सोचे। राज्य की खुशहाली के लिए बुलडोजर भी चलेगा, तुष्टिकरण की राजनीति भी बंद करनी होगी। छत्तीसगढ़ में इस बार 71 की सरकार है कांग्रेस की, अगली बार 75 की सरकार बनेगी। तो उनको मुबारक है। पहले तो स्वयं के बारे में सोच लें कि वो लड़ेंगे कि उनके लड़के लड़ेंगे। ऐसा है कि अगर इस देश में और छत्तीसगढ़ में अगर इसको खुशहाल बनाना है तो हमको यहाँ बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा, हमको तुष्टिकरण की राजनीति भी बंद करनी पड़ेगी। इधर बीते विधानसभा चुनाव में जिले की 5 सीटों पर कब्जा करने वाली कांग्रेस इस चुनाव में भी जीत दोहराने का दावा कर रही है, मगर रायगढ़ जिले में कांग्रेसी खेमे में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस चुनाव से पहले ही कई खेमों में बटी नजर आ रही है। पूर्व महापौर जेठूराम मनहर, नगर निगम सभापति जयंत ठेठवार और पिछले चुनाव में टिकट के प्रबल दावेदार डॉक्टर राजू अग्रवाल जैसे बड़े चेहरों ने संगठन के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। विधायक प्रकाश नायक के समर्थकों के साथ साथ कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल के समर्थकों का भी एक अलग गुट संगठन से अलग चल रहा है। आलम यह है कि संगठन के कार्यक्रमों और बैनर पोस्टरों में भी लगातार इनकी गुटबाजी खुलकर सामने आती है। पिछले 4 साल में कांग्रेस में गुटबाजी अंतहीन सिलसिले के रूप में चली है। सत्ता और संगठन में आपस में तालमेल नहीं रहा है। विधायक का खेमा अलग काम करता है, नगर निगम में जो सभापति हैं उनका खेमा अलग काम करता है, और इस तरीके से देखें तो उमेश नंद कुमार पटेल जो है खरसिया से एकमात्र मंत्री, उनका गुट अलग काम करता है। तमाम तरीके से सत्ता और संगठन के बीच में कोई तालमेल नहीं है। तो साल के अंत में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस कमलनाथ के विजन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेगी। कांग्रेस सोशल मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनव बरौलिया ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कांग्रेस का IT सेल आगामी दिनों में उन फैसलों को आमजन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने जा रहा है। कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है। जनता ने अब ठान लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कमलनाथ जी के लगातार 44 साल रहते हुए देश प्रदेश में जो भी विकास उन्होंने किए हैं वो जनता के बीच में बराबर पहुंच चुके हैं। जो शिवराज सिंह चौहान जी का कुशासन रहा है और जनता जिस तरीके से परेशान है महंगाई से, बेरोजगारी से, उन सबको उखाड़ के फेंकने के लिए जनता तैयार है। हम भी ताक में हैं कि केंद्रीय मंत्री के नाते श्रीमान कमलनाथ जी के क्या क्या कारनामे और करतूतें रही हैं वो हम जनता को बताएं, क्योंकि कमलनाथ जी लंबे समय केंद्रीय मंत्री रहे हैं। जो जो कारनामे उन्होंने किए हैं हम भी चाहते हैं कि जनता उनको जाने, ताकि उनका राजनीतिक चरित्र पहचाने।
तो मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तलाशने में जुटी आम आदमी पार्टी ने अब भोपाल में अपना नया ठिकाना बना लिया है। पार्टी ने शहर की अरेरा कॉलोनी E4 सेक्टर में नए दफ्तर की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि नया कार्यालय शहर के सेंटर में है। इस कार्यालय के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को कामकाज में आसानी होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की बंपर जीत का दावा भी उन्होंने किया। प्रदेश में आम आदमी पार्टी का भोपाल में कार्यालय का शुभारंभ हुआ है, तो इसके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देती हूं और अपने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूं। दुर्ग जिले के पाटन में बनने वाले महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कैंप कार्यालय का रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर से उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सहित कृषि और हार्टिकल्चर विभाग के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है और माटी की पूजा अर्चना करके, ठाकुर देव पूजा अर्चना करके यही प्रार्थना कि आने वाले फसल हमारी अच्छी हो। मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रथम बार ऐसी सरकार आई है जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता, इसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रही है और उसमें अक्षय तृतीया का जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने प्रदेश बीजेपी दफ्तर में पार्टी की समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बता दें कि पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों के साथ ही जिला अध्यक्षों की बैठक यहां पर हुई। बीजेपी ने तोमर को नाराज और पुराने नेताओं में संवाद और समन्वय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। नाराज नेताओं को लेकर पार्टी की रणनीति क्या है, ये जानने के लिए IBC 24 संवाददाता ब्रजेश जैन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश बीजेपी में कोऑर्डिनेशन को लेकर चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है और आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी भोपाल पहुंचे थे, जिन्होंने बैठक ली। हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, आज आपने कई पूर्व जनप्रतिनिधियों पदाधिकारियों की बैठक ली। कितने ज़रूरी हैं पूर्व जनप्रतिनिधि पदाधिकारी और इनको लेकर पार्टी आगे क्या सोचती है? देखिए, पूर्व जनप्रतिनिधि हो, वर्तमान जनप्रतिनिधि हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अभियान चलता है उसमें सबका सहयोग अपेक्षित होता है। वर्तमान में 2023 का चुनाव हमारे सामने विद्यमान है, इसलिए सब कार्यकर्ता मिलकर लड़ें। कार्यकर्ताओं से सर फीडबैक लिया जा रहा है, पूर्व जो पदाधिकारी हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, या फिर उनकी कोई भूमिका भी पार्टी सुनिश्चित करेगी आगामी चुनाव में? देखिए, जो कार्यकर्ता पूर्व पदाधिकारी रहे हैं या पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं वो कोई छोटे कार्यकर्ता नहीं हैं, वो मेरे जैसे ही कार्यकर्ता हैं। कुछ नाराज़गी है व्यक्त, उसको पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी? भारतीय जनता पार्टी में कोई नाराज नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी जीवित मनुष्यों का संगठन है। यह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसलिए जीवित मनुष्यों के बीच में संवाद और संपर्क यही उसके प्राण होते हैं और इसलिए इस प्रक्रिया को हम हमेशा करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संवाद और संपर्क, और यही पार्टी फीडबैक ले रही है और इसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो सीहोर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने विपक्ष की एकजुटता की कोशिश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोदी की देशहित की नीतियों के कारण सारे भ्रष्ट नेता एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का विकास का रथ निरंतर आगे बढ़ रहा है और इससे रोकने की क्षमता भ्रष्ट नेताओं में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की कार्यकुशलता के परिणाम स्वरूप आज देश की साख दुनिया के राजनीतिक मंच पर बहुत ताकतवर रूप में दिखाई देती है। वहीं इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर शनिवार को अहम बैठक की गई। मीटिंग में प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी विधायक और महापौर मौजूद रहे। इस दौरान मेट्रो का ट्रायल रन सितंबर के महीने में कराए जाने की बात हुई है। साथ ही ये जानकारी भी दी गई कि मेट्रो दूसरे चरण का मेट्रो रूट में थोड़ी तब्दीली करते हुए इसे राजबाड़ा से 250 मीटर की दूरी से निकाला जाएगा, क्योंकि राजबाड़ा के पास मेट्रो ट्रैक के अंडरग्राउंड होने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित दूसरे विधायकों को आपत्ति थी। मेट्रो
की क्या गति हो, क्या प्रगति हो, कई योजनाओं को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में की गई है। मेट्रो के बारे में बतलाया सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों को, और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा से भी जुड़े हुए हैं, सभी उनके बारे में अवगत कराया क्योंकि सभी में रोजगार बहुत सृजित हो रहे हैं। देखिए, खास करके मेट्रो का रूट था और मेट्रो के रूट में अंडरग्राउंड की बात हुई है कि जो हाई कोर्ट से जो मेट्रो जाएगी वो अंडरग्राउंड जाएगी। लोन दिलाने का झांसा देकर अमेरिका में ठगी को अंजाम देने के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम ग्वालियर पहुंची। एफबीआई की टीम शहर में रहकर ठगी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने आनंद नगर बाहड़पारा से साल भर पहले एक कॉल सेंटर का खुलासा किया था, जिसके जरिए जालसाज अमेरिका के लैंडिंग क्लब का एजेंट बनकर लोन दिलाने का झांसा दिया करते थे। इनके पास जिस तरह अपना आधार कार्ड नंबर होता है, ऐसे ही वहाँ पर SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो वो नंबर इनके पास कैसे आया, नाम कैसे आया, इन अमेरिकन सिटीजन्स के बारे में जानकारी कैसे आई, तो वो मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री राजेश चंदेल सर के द्वारा इसमें ऑलरेडी गिरफ्तारी पर इनाम कर दिया गया है। इधर सरगुजा में केबीसी में लॉटरी लगने के नाम पर ठगी का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी ठगी की राशि पाकिस्तान और नेपाल के खातों पे ट्रांजैक्शन किया करते थे। दरअसल 23 मार्च को महिला ने पुल में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया था। जब जांच हुई तो यह खुलासा हुआ कि महिला को 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने का झांसा दिया गया था, जिसमें से 1.5 लाख रुपए ठग लिए गए थे, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया था। और जब जांच की गई तो ये पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। एक महिला के आत्महत्या करने की घटना सामने आई थी। उसमें तस्दीकी में ये समझ में आया कि वो महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार थी। 7 लोगों को इसमें पूर्णिया बिहार एवं अन्य बिहार के जिलों से, पटना इत्यादि से पकड़ा गया है। और ये पूरा गैंग जो है पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। चोरों के आगे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड लाचार है। रायपुर की बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का हाल ये है कि यहाँ पर 600 से ज्यादा घरों में करोड़ों की चोरी हो चुकी है, मगर ना तो चोर अब तक हाथ लगे हैं और ना ही चोरी पर लगाम लग पाई है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अधिकारियों ने अब तक इस मामले में सुध तक नहीं ली है। गरीबों के नाम पर बनाए गए ये मकान अपने मालिकों के इंतजार में बंजर और खोखले हो रहे हैं। चोरों ने यहाँ ऐसी चोरी की कि यहाँ एक कील तक न छोड़ी। घरों की हालत देखकर लगता है कि अगर चोरों के बस में होता तो शायद दीवारें भी ना बचती। सबसे चौंकाने और चिंताजनक बात ये कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई अधिकारी यहाँ झांकने तक नहीं आया। 31 मार्च को हमने खुलासा किया था कि बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगभग 700 मकानों से चोरों ने दरवाजे, खिड़की, चौखट, बिजली का सामान, यहां तक कि किचन का पत्थर तक चुरा लिया है। चौंकाने वाली बात है कि लगभग 20 दिन के बाद भी अधिकारियों ने इसकी कोई सुध नहीं ली है। नेताओं का भी वही जवाब है। सबसे बड़ी बात, इस 6 से 7 करोड़ रुपए की चोरी का जो मामला है वो अभी तक पुलिस तक नहीं पहुंचा। इस मामले में अब तक कोई FIR नहीं हुई है। और आगे आपको सुनाते हैं कि मंत्रालय और इस विभाग के जिम्मेदारों का इस बारे में क्या कहना है। IBS 24 ने जब ये सवाल जिम्मेदारों से पूछा तो उनके जवाब कम हैरान करने वाले न थे। वो चोरी की इतनी बड़ी वारदातों के बावजूद न तो कुछ कहने को तैयार हैं और न ही कुछ बताने को। यहाँ तक कि बाकी बचे मकानों की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं दी गई। आवास मंत्री ने कह दिया कि मामले की जानकारी आप गृह मंत्री को भी दे दीजिए। इस मामले में आपको गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहिए। एक बार उनसे जाके मिल लीजिए, हमसे मुलाकात होगी तो बोलेंगे कि उस तरफ जरा गश्त बढ़ा दे ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपका भी डिपार्टमेंट है? नहीं, हाउसिंग बोर्ड एक स्वतंत्र बॉडी है एक, और उसके चेयरमैन कुलदीप जुनेजा जी हैं। सरकार का नियंत्रण है, लेकिन बॉडी स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से काम करती। देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने उसका निर्माण किया था और आवंटन हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से होना था, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। खिड़की, दरवाजे और बहुत सारे सामान जो चोरी हो गए हैं, अब उनका आकलन करेंगे और कितना क्या लगेगा उसमें, उसका पुनः निर्माण कराएंगे और लोगों को आवंटित करेंगे। गरीब लोगों के लिए है तो गरीब लोगों को दिया जाएगा। हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा ने कहा कि बोर्ड ने मकानों को तैयार कर जरूरतमंदों को देने का फैसला किया, पर वो भी चोरी की इन घटनाओं पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। दरअसल बने हुए इन मकानों को आवंटित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। ये जिम्मेदारी पूरी हुई नहीं, उल्टा चोरी को लेकर महापौर पार्षदों के साथ IG के पास जाकर शिकायत करने की बात जरूर कहते हैं।
उसके लिए तुरंत आपके खबर आने के बाद मैंने अधिकारी को निर्देशित किया था कि वहाँ जाकर जांच करे, देखे। उसके बाद अभी हमने बोर्ड की बैठक में पास कर दिया इसको कि वो जो बिल्डिंग है उसको पूरा अच्छे से बनाकर ठीक से फिर से हम जो भी जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम से कम रेट करके उसको देंगे। बात हुई है उसमें एसपी साहब को एक बार आईजी साहब को इसमें पूरे पार्षद एक बार जाके पूरे शहर की शिकायत कर आएंगे। निगम और सरकार के शिविर में गरीब हर दिन मकान के लिए चक्कर काटते हैं, तो दूसरी तरफ आपके हमारे टैक्स के पैसों से खड़ी सरकारी संपत्ति चोरों के हाथ साफ करने के लिए खुलेआम छोड़ी गई है। जाहिर है कि अगर ये मकान आवंटित होने हैं तो इनमें लाखों रुपए दोबारा से लगाने पड़ सकते हैं। जिम्मेदारों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च करके इन मकानों को फिर से रहने लायक बनाया जाएगा, लेकिन इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है कि आखिर इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे और ये आखिर किसकी जिम्मेदारी थी, इसकी रिकवरी होगी कैसे। और सबसे बड़ी बात, इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अगर दोबारा सामान लगाया जाता है तो इसकी सुरक्षा की कैसे जाएगी। सारी चीज़ें अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी किसी के बिना संरक्षण के संभव ही नहीं है। कैमरा अजय गुर्जर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। खबर रायगढ़ से, जहां रिंग रोड के निर्माण को शासन की स्वीकृति तो मिल गई, मगर निजी जमीन इसके आड़े आ रही है। 30 किलोमीटर के रिंग रोड के रास्ते में 70 एकड़ से अधिक जमीन निजी है, जिसके अधिग्रहण से परियोजना की लागत भी बढ़ेगी। वहीं नगर निगम ने अब नए सिरे से सर्वे के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, जिससे रिंग रोड के निर्माण में देरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। शहर में भारी वाहनों के परिचालन की वजह से लगातार यहां हादसों की शिकायत आ रही थी। इस वाहनों से शहर में एंट्री बंद करने के मकसद से रिंग रोड की मांग की जा रही थी। निर्माण की बात हो रही है तो कुछ निजी जमीनें भी आ रही हैं, जिन्हें अधिग्रहण करने से हमारी लागत बढ़ जा रही है। इसलिए राज्य सरकार को ये नई सर्वे के लिए इनको योजना बनानी चाहिए और सर्वे का प्रस्ताव देना चाहिए, जिसके तहत जल्द से जल्द ये रिंग रोड का निर्माण हो और जो बाहरी वाहन हैं वो शहर से बाहर ही चले जाएंगे। अगर जो जमीन को अधिग्रहण करना है तो ज़रूरत पड़ती है तो उसमें भी हम प्रयास करेंगे करने के लिए, ताकि आम जनता की सुविधा को देखते हुए रिंग रोड की मांग किया गया है और मांग के बाद जहां वहां स्वीकृति होगी तो हम प्रयास करेंगे कि जल्दी बन जाए। छत्तीसगढ़ में रविवार को भी कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों में अंधड़ चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। रायपुर संभाग, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में बारिश का अनुमान जताया गया है, तो वहीं बस्तर संभाग में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से तापमान में वृद्धि संभावित नहीं है। वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान नारायणपुर में 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो 40.4 डिग्री दर्ज रायगढ़ का रहा। वहीं रायपुर का तापमान 38.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो शनिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल, सागर और मंडला इलाके में बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार की सुबह भोपाल, सागर और मंडला में बूंदाबांदी हुई है। भोपाल के तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से गिरकर 35 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं पचमढ़ी में दिन का तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया था। प्रदेश के सबसे गर्म शहर की बात करें तो ये खरगोन था, जहां 41 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में बारिश के आसार जताए हैं। प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, रीवा और उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री खरगोन में दर्ज किया गया और एक नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन तथा एक ट्रफ लाइन जो कि नॉर्थ वेस्ट एमपी से साउथ तमिलनाडु तक है, जिस वजह से अगले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। खबर जांजगीर से, जहां जांजगीर चांपा के बिर्रा के जौखैया डबरी तालाब में 4 आंख वाली दुर्लभ मछली नजर आई। दरअसल बिर्रा निवासी कुणाल केवट मछली पकड़ने के लिए तालाब जब गया, इस दौरान उसके फंदे में 4 आंख वाली दुर्लभ मछली फंस गई, जिसे देखकर कुणाल भी हैरान रह गया। जिसके बाद उसने दुर्लभ मछली को घर लाकर इसके मिलने की खबर अमेरिका में पाई जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से लगातार अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।